नमस्कार। अब जैसे चौथा चरण लॉकडाउन का खत्म हो रहा है तो सरकार ने अनलॉक 1 की घोषणा की है। हालांकि कहा जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों से ही अनलॉकिंग शुरू हो गई है, पर अब सरकार कह रही है कि अगले 1 महीने के लिए कई रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। कर्फ्यू अब 9 बजे के बाद ही शुरू होगा। आपको अनुमति दी जाएगी रेस्टोरेंट्स या होटल जाने की। मंदिर मस्जिद भी शायद खुल सकते हैं 8 जून के बाद। उसके बाद स्कूल्स और कॉलेजेस खुल सकते हैं जुलाई में। तो वैसे भी जुलाई में ही खुलते हैं क्योंकि अब तो समर वेकेशंस चल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां ऑन हैं। तो कुछ छोटे छोटे इलाकों को छोड़कर, जैसे अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल अगर है, या सिनेमा हॉल्स या जिम्नेशियम्स या स्विमिंग पूल्स, मेट्रो रेल्स, इन सब को छोड़कर केंद्र सरकार अब ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगा रही है। हाँ, कुछ और चीजों राज्य सरकारों पर छोड़ी जाएगी, जैसे कि इंटर स्टेट अगर कुछ मूवमेंट होनी है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शायद राज्य सरकार फैसला करेंगे। तो एक तरह से केंद्र सरकार ने अब ज्यादातर नेशन वाइड लॉकडाउन को खत्म कर दिया है और खत्म करने की कोशिश में है, और अगले 1 महीने तक बहुत से और रिलैक्सेशन आ जाएंगे। उसके बाद कंटेनमेंट जोन्स में बहुत कड़ा लॉकडाउन रहेगा और बाकी फिर जैसे राज्य सरकार चाहेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया गया है और ये 30 जून तक लागू रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लॉकडाउन न बताते हुए अनलॉक 1 का नाम दिया है। सरकार के मुताबिक इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए अब किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। सरकार के मुताबिक 8 जून से शॉपिंग मॉल और शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत होगी। हालांकि स्कूल और सिनेमा हॉल खोलने पर फैसला जुलाई में लिया जाएगा। 30 जून तक देश में रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा, लेकिन इसका समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन 5.0 आ गया है और ज्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अनलॉक 1 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू किया जाएगा, जो कि 3 फेज में होंगी। क्या है ये फेज और इनमें क्या क्या शामिल है, आइए जान लेते हैं। फेज 1 में जो रियायतें मिलेंगी वो हैं: रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी शाम 7 बजे की बजाय अब रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से सशर्त खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स भी खुल सकेंगे। होटल, रेस्तरां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की भी शुरुआत होगी। शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे। सैलून खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें अहम है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक और अहम फैसला यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर भी अहम बात कही गई है, वो ये कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स वगैरह राज्यों के साथ विचार विमर्श के साथ खोले जाएंगे। जुलाई में स्कूल कॉलेज को लेकर फैसला मुमकिन नजर आ रहा है। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और मेट्रो की बात करें तो हालात की समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो और सिनेमा शुरू होंगे। जिम, स्विमिंग पूल, बार, असेंबली हॉल पर भी विचार के बाद ही फैसला लिया जाएगा। देश में हर बीतते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार सुबह ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश में 24 घंटे में 7,964 नए मामले सामने आए, जबकि 265 मौतें हुई। दोनों ही मामलों में एक दिन में ये सबसे बड़ी छलांग है, जिससे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,000 को पार हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,971 हो गया है। देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 86,422 हो गई है, जिसके साथ एक्टिव केसों के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इन सब के बीच राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 11,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जिससे देश में कोरोना बीमारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 82,370 हो गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो बढ़कर 47.40% हो गई है।
देश में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शनिवार को पहली बार 24 घंटे में करीब 8,000 नए मामले सामने आए और 265 लोगों की मौत हुई। देश की चिंता बढ़ाने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल। आइए जानते हैं कि क्या है हाल इन राज्यों के और इन चिंताजनक हालातों में क्या है गुड न्यूज। पश्चिम बंगाल में डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। हर 100 में से 6.5 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हालांकि इसमें सुधार हुआ है, पहले ये संख्या 100 में 10 थी। गुजरात में सुधरने की बजाय बढ़ रहा है डेथ रेट। फिलहाल यहाँ 100 में से 6 लोगों की मौत हो रही है। मई के शुरू में यहाँ डेथ रेट 100 में से 5.8 था। मध्य प्रदेश में डेथ रेट में हो रहा है सुधार। मई के शुरू में यहाँ 100 में 6 लोगों की हो रही थी मौत। अब 100 में 4.3 मरीजों की हो रही है मौत। उद्धव के राज में एक दिन में रिकॉर्ड 8,381 मरीज हुए ठीक। राज्य में डेथ रेट 4 से गिरकर 3.3 हुआ। मुंबई, पुणे को छोड़ दूसरे हिस्सों में कम प्रभाव। प्रति 10 लाख आबादी में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में। 10 लाख लोगों में मिल रहे हैं 810 कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में 483 और तमिलनाडु में 254 मरीज। दिल्ली में फिलहाल डेथ रेट 4.2 है। देश में भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हों, लेकिन इस बीच राहत वाली बात यह है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर अन्य देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। शुक्रवार को 11,264 कोरोना के मरीज ठीक हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब तक 82,370 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। भारत में अब रिकवरी रेट 47.4 पर है और ख़ास बात यह है कि इसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले दुनिया भर में फिलहाल जहां एक मौत पर 7 लोग रिकवर हो रहे हैं, तो भारत में ये दर है एक मौत पर 17 रिकवरी का, यानी कहीं बेहतर है। देश में कोरोना के 2.86% मरीजों की मौत हो रही है। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों की लिस्ट में बेल्जियम टॉप पर है। यहाँ 16.24% मरीजों की मौत हो रही है। फ्रांस में यह आंकड़ा 15.37% का है। इटली और ब्रिटेन में 14%, जबकि अमेरिका में 5.83%। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बीते कुछ दिनों में बेहद तेजी से बढ़े हैं। इस बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों को जनता के सामने रखा। सीएम ने कोरोना के केस बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार बीमारी से बचाव के लिए तमाम इंतजाम कर रही है। लॉकडाउन पर केजरीवाल बोले कि हम राज्य में स्थायी लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल बोले कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है। दिल्ली में बीते 2 दिनों से 1,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं और कुल केस बढ़कर 17,000 के पार चले गए हैं। आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इंतजाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। एयर इंडिया ने शनिवार को दिल्ली से मॉस्को जा रही अपनी एक फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस बुला लिया। बताया गया है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विमान का पायलट कोविड पॉजिटिव था, जिसे एयर इंडिया की टीम ने गलती से नेगेटिव पढ़ लिया था। एयर इंडिया की यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत मॉस्को जा रही थी। इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, बस पायलट और क्रू के मेंबर्स ही शामिल थे। विमान जब उज़्बेकिस्तान के ऊपर था तब एयर इंडिया की टीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और विमान को आनन फानन वापस बुलाया गया। ये एयरक्राफ्ट शनिवार दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली लौटा, जिसके बाद क्रू सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। विमान को अब फ्यूमिगेट किया जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट, प्रवासी मजदूरों के संकट और सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी को भी दिक्कत या परेशानी ना हुई हो। उद्योगों में काम कर रहे लोगों, प्रवासी मजदूरों और कामगारों ने इस दौरान असाधारण कष्ट झेला है। मोदी ने कहा कि बीते 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान हैं। पीएम मोदी ने बताया कि अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो
या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को याद हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। शाह ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी 2.0 का पहला साल सफल और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने 6 सालों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, बल्कि 6 दशकों की खाई को भरकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की नींव भी रखी। शाह ने कहा कि यह 6 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण और रिफॉर्म के समानांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने जमकर सरकार के फैसलों की आलोचना की है और कहा है कि यह सरकार नीतियों की कमी और नाकामियों का स्मारक है। पार्टी की तरफ से एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शासन के स्तर पर बहुत अतिवादी रहा। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काफी नुकसान हुआ है, जो कि चिंताजनक है। वो बोले कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करके सत्ता में आए थे, लेकिन 2017-18 में बेरोजगारी दर बढ़कर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रुपए को डॉलर के बराबर लाने की बात कही थी, लेकिन आज रुपया मार्गदर्शक मंडल में है। कांग्रेस ने कोरोना से लड़ने के लिए घोषित किए सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को भी पूरा जुमला बताया। 9 मई से 27 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के दौरान करीब 80 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से जारी किए गए हैं। 1 मई से देश भर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और 27 मई तक देश में 3840 ट्रेनें चलाई गईं, जिसमें करीब 50 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। बीते बुधवार को ही 9 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन रेलवे ने कहा है कि जो लोग मरे हैं वो पहले से ही बीमार थे। देश भर में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। इसके बाद से ही प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई ठेला तो कोई रिक्शा से ही अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन कटक में लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर ट्रैक्टर लदे ट्राले पर सवार होकर कुछ प्रवासी मजदूर जाते दिखे। तस्वीरें चौंकाने वाली है और सफर जोखिम भरा है। इनमें से एक मजदूर ने कहा कि वो बेंगलुरु से आ रहा है और उसे झारखंड के रांची जाना है। सरकार लगातार बस और ट्रेन चलाने का दावा कर रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि सब बस कहानी भरी है। प्रवासी मजदूरों को ले जा रही कई ट्रेनों में खाने पानी समेत समुचित व्यवस्था न होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मीडिया में आई खबरों को देख आयोग ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे, गुजरात और बिहार की सरकारों को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य ट्रेनों में सवार गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी लेट चल रही हैं और इसमें सवार मजदूरों के लिए खाने और पीने के पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दरअसल ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं जिनके मुताबिक श्रमिक एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे कुछ मजदूरों की यात्रा के दौरान ही तबीयत बिगड़ने से जान चली गई है। बिहार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद के 92 नेताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि उन्होंने महामारी अधिनियम के तहत सावधानी नियमों का पालन नहीं किया। दरअसल ये सभी लोग गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में मुख्य आरोपित जदयू एमएलए अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोपालगंज मार्च में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान पटना में शुक्रवार की सुबह 10 सर्कुलर मार्ग पर राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। कई नेताओं ने तो मास्क भी नहीं पहना था। इन सभी ने कोविड-19 के नियमों को तोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े तेवर अपनाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने का ऐलान किया है। ट्रंप ने एक बार फिर आरोप लगाया कि WHO पूरी तरह से चीन के इशारे पर काम कर रहा है और बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा है। ट्रंप बोले कि चीन WHO को 1 साल में $40 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका 1 साल में WHO को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है।
WHO के जरिए चीन को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना के मामले में चीन ने WHO को गुमराह किया है और चीजों को छुपाया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना पर चीन को जवाब देना ही होगा और उसे ये जवाब पूरी दुनिया के सामने देना होगा।